नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात बेरोजगार की, बेरोजगारी की, धरनों की, प्रदर्शन की। बेरोजगारी ये शब्द अपराध को भी जन्म देता है, अवसाद को भी, आक्रोश को भी पैदा करता है और सिस्टम की नाकामी को उजागर भी करता है। साथ ही शिक्षा की प्रासंगिकता को भी चुनौती देता है। लेकिन जब हम बात बेरोजगार की करते हैं तो इसको तीन तरीके से समझने की जरूरत है। एक वो जो पढ़ा लिखा नहीं है और अलग अलग तरीके से पेट पालने की नाकाम कोशिश करता है, सरकारी नौकरी या फिर शैक्षणिक योग्यता पर टिकी नौकरी के योग्य नहीं है। बेरोजगारी में ये आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है। दूसरे वो हैं जो शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, काबिल हैं, अपनी काबिलियत सिद्ध कर चुके हैं, परीक्षाएं पास कर चुके हैं, लेकिन सिस्टम की नाकामी और इच्छा शक्ति की कमी ने इनको बेरोजगार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। इसमें तीसरी वो श्रेणी भी है जो शिक्षित है, प्रशिक्षित है, दक्ष है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा, परीक्षाएं नहीं हो रही, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाते हैं। और इन तीनों कारणों का परिणाम यह है कि मार्च में आई सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के ताजा सर्वे के मुताबिक राजस्थान में बेरोजगारी 25.6% थी, जो देश में दूसरे नंबर पर थी। जो रिपोर्ट कल आई उसके मुताबिक बीते साल के मुकाबले 10% से ज्यादा पूरे देश भर के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई है। सवाल यह भी है कि कई भर्तियां सालों से अटकी पड़ी हैं। फर्जी डिग्री, परीक्षा का स्थगित होना, परीक्षा की तारीख तय न होना युवाओं के भविष्य को अंधेरे में डाल देता है। और वही युवा फिर प्रदेश की राजनीति में हक मांगने के लिए राजधानी पहुंचते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, रैली निकालते हैं, आक्रोश जताते हैं। आज भी राजधानी में हजारों बेरोजगार धरने पर बैठे हैं और सभी एक सुर में कह रहे हैं, पुकार सुनिए सरकार, अब बहुत हो गया। अब ईडब्ल्यूएस एमबीसी को जो सीट दे दी गई है, जो जनरल की जो काटी गई है, मेरी फर्स्ट वेटिंग है। अब मैं आगे तैयारी नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया हमारा। और लेकिन ये चाहते हैं कि जो मंत्री अधिकारी नहीं सुने, जो हमारी जो मांगे अधूरे उनको पूरा करें। मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक है, वो सुने, तो मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने के लिए हम यहाँ पहुंचे। दरअसल हर धरने प्रदर्शन की शुरुआत आक्रोश के साथ होती है और अंत आश्वासन के साथ। वो आश्वासन जो कुछ ही दिनों के बाद सिस्टम के आगे शीर्षासन करता नजर आता है। ना नेता के वादे पूरे होते हैं, ना कमान, ना आला कमान, ना पार्टी, ना सिस्टम गंभीर नजर आता है। प्रदेश का युवा यूपी में जाकर भी लहू बहाकर आश्वासन की पट्टी बांध कर आया, लेकिन आश्वासन हकीकत में बदल नहीं पाया। तो फिर बेरोजगारी का अंत कैसे होगा, युवाओं का भविष्य कैसे बनेगा, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता राखी राठौड़ जी। आरसी चौधरी जी, देखिए, उपेंद्र जिसको आप सुन रहे थे वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो अभिभावक है लेकिन मंत्री नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर मंत्री ना सुने, अधिकारी ना सुने, तो क्या यह माना जाए कि सरकार नहीं सुन रही बेरोजगार की? विजेंद्र, निश्चित रूप से आपने जो ओपनिंग नोट में कहा कि निश्चित रूप से अगर बेरोजगारी, अगर योग्य व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तो वो किन किन चीज़ों को जन्म देता है, आपने उसमें एक जिक्र किया अवसाद का। और वो अवसाद की घटना मुझे याद है, इससे पहले राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार थी और अलवर के अंदर 4 युवाओं ने, बेरोजगार युवाओं ने इसी अवसाद के कारण आत्महत्या को गले लगाया था। बड़ी दुख की बात थी। पूरे देश के अंदर और राजस्थान के अंदर इस प्रकार की घटनाएं कभी नहीं हुई। दुर्भाग्य देखिए कि इस 2014 के बाद में, केंद्र की सरकार आने के बाद में, आपने CMIE के डाटा तो पढ़े, लेकिन जो NSS जो सरकार का, केंद्रीय सरकार का जो उपक्रम है, जो वो डाटा जारी करता है 17-18 में, उसने जो डाटा तैयार करके दिया जिसको सरकार ने जारी नहीं किया, लेकिन आप जैसे चैनल और मीडिया के माध्यम से वो डाटा बाहर आया। उन्होंने कहा कि 45 साल के अंदर पूरे देश के अंदर बेरोजगारी की दर चरम पे है। हमारी नीतियों की विफलता होती है, सरकार की नीतियों की विफलता के कारण ही ये आयाम बेरोजगारी के छू रहे हैं। जो योग्य व्यक्ति हैं, स्किल इंडिया का मूवमेंट लेके आए, 2017 के अंदर राजीव प्रताप रूडी जी को हटाया था और ये कहा कि ये डेवलप नहीं कर पाए। जब NDTV पे उन्होंने बात की तब उन्होंने कहा कि मुझे तो स्किल करना था, रोजगार देने के लिए अगर कोई बात करनी है तो वित्त मंत्री की जवाबदेही होनी चाहिए थी, मुझे हटाया गया। 50 करोड़ लोगों का संकल्प लेके चले थे कि हम स्किल करेंगे, लेकिन नाकाम रहे। 2 करोड़ का वादा याद होगा, 3 नवंबर 2013 की वो डेट याद होगी आपको भी, जो कानपुर के अंदर
तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को और मुख्यमंत्री को, और जो बेरोजगार युवक संघ के जो नेता हैं उपेंद्र यादव जी, वो कह रहे हैं वो हमारे अभिभावक हैं, क्योंकि वो उनके साथ में सदैव संवाद का सिलसिला जारी रखते हैं। ऐसा नहीं कि 2 करोड़ के हिसाब से 14 करोड़ लोगों को जो रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी करके आई थी, उससे जवाब ना पूछ पाए। ठीक है आरसी चौधरी जी, मैंने टोकन है, लेकिन मेरे अब सवाल का जवाब दीजिए। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, फार्मासिस्ट भर्ती, लैब टेक्नीशियन भर्ती, पटवारी भर्ती, रीट 2018, पुलिस भर्ती वेटिंग 2018। आप ये चाह रहे हैं कि बेरोजगार संघ प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करे, तब ये राज्य सरकार की भर्तियां भरी जाएंगी? नहीं, राजस्थान की जो भर्तियां हैं वो राजस्थान की सरकार भरेगी। राजस्थान की सरकार ने तमाम जो चीजों का जिक्र किया है वो डाटा में लेके आया हूं। हाँ, प्रदेश में अगर 25% के आसपास बेरोजगारी है, इसके लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। जो प्रदेश की भर्तियां अटकी पड़ी हैं उसके लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। जो हजारों बेरोजगार राजधानी में बैठे हैं उसके लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। जो वो बैठे हैं, क्या वो केंद्र की भर्तियों के अटकने की वजह से बैठे हुए हैं? विजेंद्र जी, जिस 25% का आप जिक्र कर रहे हैं, जो CMI के डाटा की जो बात कर रहे हैं, जो प्रति माह जो डाटा जारी करती है, आप उसकी बात कर रहे हैं, और जो मार्च का एक डाटा उठा के सिलेक्टिवली आप ये बोलते हैं कि राजस्थान देश के अंदर नंबर 2 पे राज्य है जहां पे बेरोजगारी चरम पे है, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि डाटा का अगर लेके चलते हैं तो डाटा आपके पास में अपडेटेड होना चाहिए, और आज का डाटा CMI का होना चाहिए। CMI का आज का डाटा होना चाहिए था। राजस्थान नंबर 2 पे नहीं है। राजस्थान सरकारी नौकरियों के मामले में हो या दूसरे उपक्रम के मामले में हो, राजस्थान सदैव संवेदनशीलता के साथ यूथ के साथ खड़ा रहा है ना। मैं CMI का डाटा लगा के अभी बता देता हूं, आपके तमाम दर्शक कम चैनल पे दीजिए, और मैं बता सकता हूं, निश्चित रूप से बता सकता हूं कि 1 माह का डाटा अगर बताकर कि CMI का डाटा बीजेपी बहुत जोर शोर से कहती है कि युवा हमारे साथ जुड़े, हमारी पार्टी के साथ जुड़े। सरकार जिस तरीके से बेरोजगारों का मखौल उड़ा रही है उसके खिलाफ जुड़े। इसके लिए ओपेन को सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ती है? बीजेपी इन सभी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोलती? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सड़कों पर आना हो, कोविड प्रोटोकॉल आप जानते हैं अभी प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आकर के सड़क पर इस बात को उठाया है कि जो वादा करके ये आए थे सरकार के अंदर, वो वादा इनकी पूर्ति नहीं की। अभी अभी मेरे साथी चौधरी जी कह रहे थे कि बहुत संवाद है मुख्यमंत्री जी के बीच में और उपेंद्र यादव जी के बीच में, और मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कैसा संवाद है जो सड़क पर आया हुआ है? आपकी पार्टी का जो झगड़ा है वो तो सड़क पर है ही, लेकिन जिससे संवाद रखते हैं वो भी आप सड़क पर आके काम करते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। मोटी तौर पर यही बात है, जो इच्छा शक्ति की कमी आपने अपने स्टार्टिंग वाले बात में कही, वही बात यहां पर हो रही है। आपने चर्चा की अभी कंप्यूटर शिक्षक की, वो भर्ती आपको याद दिलाना चाहूंगी विजेंद्र जी, मैं आज से 3-4 महीने पहले जब प्रियंका गांधी जी के घर पे दिल्ली जाकर के इन्होंने धरना दिया, उसके बाद यूपी में इनके ऊपर डंडे पड़े, इनके सिर फूटे, उसके बाद इन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग इन संविदा कर्मी नहीं, हम इनको रेगुलर भर्ती देंगे। और अभी 1 हफ्ते पहले डोटासरा जी ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि 1 हफ्ते के अंदर हम इसकी सिलेबस जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। आप देखिए इसमें ट्वीट पे कौन सा डेट लिखा हुआ है, इस डेट को 15 दिन से ऊपर हो गए हैं। मुझे मालूम नहीं कि इनका 1 हफ्ता कब कंप्लीट होगा, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों को बेवकूफ बनाना, उनको सिर्फ और सिर्फ फरवरी में जो इन्होंने वादे किए वो पूर्ति नहीं की। और खास बात ये कि ये जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती जो है, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है इसको देखने की जरूरत है वीरेंद्र जी। प्रियंका गांधी जी ने आदेश किया, मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, PCC अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। आप सोचिए, इससे बड़ी, ये हमेशा आला कमान कहते हैं कि उन्हीं की बात से, उन्हीं के फैसले हमारे राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर अप्लाई होते हैं। आप देखिए कांग्रेस की ये स्थिति है कि उसी भर्ती को, मुझे तो चौधरी जी ये बता दें कि कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती के लिए अब किसके आदेश का इंतजार है? क्या मुख्यमंत्री जी उनके आदेश का कोई यहाँ पे पालना नहीं होगी राजस्थान के अंदर? क्या शिक्षा मंत्री के आदेश की पालना नहीं होगी? 2 हफ्ते पहले ट्वीट करते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर सिलेबस आएगा। मतलब आप देखो कैसे, मतलब लोगों के साथ में छलावा हो रहा है। अगर इस स्तर पर बात पहुंचने के बाद भी अगर समाधान नहीं निकलेगा तो फिर किस स्तर पर जाया जाए? विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को पूछिए कि इस राज्य के अंदर कब से कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले शुरू की। देखिए, आप पुरानी बातें अब आप कहें तो बोल लें, आप कहें तो बोल लें। आज मुझे तो ये बताइए ना आरसी चौधरी जी, अगर 2 सप्ताह पहले एक ट्वीट किया जाता है कि 1 सप्ताह के अंदर सिलेबस आ जाएगा, अगर ये कहा जाता है कि संविदा से हटाकर परमानेंट कर दिया जाएगा, हालांकि मुझे लगता है नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि इनको अब परमानेंट किया जाएगा, लेकिन भर्ती तो नहीं दी गई ना। ये वैसी है जैसे बीजेपी ने कहा था हर खाते में 15 लाख डालेंगे, डाले कभी नहीं। आप भी कह रहे हैं कि नियमित करेंगे, लेकिन उसको कब करेंगे आप भी नहीं बता रहे हैं।
विजेंद्र जी, नियमित करने के लिए प्रक्रिया का पालना करनी होगी, सर्विस रूल्स बनाने होंगे। सर्विस रूल्स बन रहे हैं, सर्विस रूल्स की तैयारी हो रही है। 10,453 कंप्यूटर शिक्षकों को पहली बार राज्य के अंदर पहली बार नियमित भर्ती दी जाएगी, रेगुलराइज्ड भर्ती दी जाएगी। उसके लिए उसका सर्विस कैडर क्या हो, उस सर्विस रूल्स क्या हो, उसकी तमाम प्रक्रिया क्या हो, ये बनाई जा रही है। इससे पहले भी शिक्षक बनाए गए, इससे पहले से भी सर 2023 तक आपके हिसाब से क्या एक दिन में बन जाता है? क्या एक दिन में बन जाती है? किसी राज्य का अगर कोई आपके पास में ऐसा मॉडल राज्य हो जो भारतीय जनता पार्टी ने किया हो तो बताइए ना। आप नहीं बताइए ना, कितने महीने मैं कह रहा हूँ बता दीजिए ना, आप बता दीजिए ना कि किसी भी मॉडल राज्य आप बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ हमने जवाबदेही के साथ में विजेंद्र जी कोई देगा, आश्वासन देंगे ना सर, इससे पहले भी आश्वासन दिए। आप बता दीजिए फर्स्ट इंडिया पर कितने साल लगते हैं किसी भर्ती को पूरा करने में? विजेंद्र जी, इस पूरी डाटा की भर्ती लेके बैठते हैं। ये उपेंद्र यादव जी यहाँ पे आपके साथ में, यही उपेंद्र यादव जी पहले भी आंदोलन करते थे, और जब आंदोलन करते थे तो इन पे क्या मुकदमे लगते थे, और आज मुख्यमंत्री किस प्रकार से इनके साथ में संवाद करते हैं। कितनी हमने भर्तियां दी, तमाम सब चीजों में देखिए अगर आप मुझे अगर संवाद है तो धरना क्यों है? विजेंद्र जी, धरना लोकतांत्रिक हक है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछिए कि ये क्या आंदोलन जीवी है, ये क्या आंदोलन जीवी है। ठीक है, हमारे साथ उपेंद्र यादव बीजेपी से पूछे कि आंदोलन करने वाले लोगों बेरोजगार को संघ के क्या प्रदेश करते हैं। अध्यक्ष ये भाजपा से उपेंद्र, पूछिए आप। आपका बयान मैंने चलाया चैनल पे, आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अभिभावक हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो सुनते हैं, लेकिन मंत्री नहीं सुनते हैं, सिस्टम नहीं सुनते हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर बात हो रही है तो धरने की जरूरत क्यों है, और धरना देना पड़ रहा है तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि सुनी जा रही है? देखो, चिकित्सा विभाग के हालात गंभीर है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा 3-3, 4-4 घंटे मिलते नहीं, केकड़ी वालों से मिलते हैं। सीधा आरोप है, मेरे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी कह रहा हूं सीधा, क्योंकि जो कांग्रेस के हालात जो गंभीर कर रहे हैं मंत्री और अधिकारी कर नहीं सुन रहे। और आज जो हमने धरना भी समाप्त किया है, केवल इस वजह से किया कि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए कि उसकी पालना हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई है, वही आश्वासन मिला है कि इस महीने में कई भर्तियों के काम होंगे और जल्दी मुख्यमंत्री से हम मुलाकात करवा देंगे। फिर भी वो हमने इसलिए कहा है, वो हमारे अभिभावक है, अन्य राज्यों की तुलना में अच्छे काम किए, कई काम किए, मैंने धन्यवाद भी दिया। लेकिन जहां मंत्री अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जहां भी जिस जिले में जाएंगे, ये कांग्रेस के नेता सुन रहे, चाहे ये भी जाए, इनका विरोध करेंगे, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि 3-3 घंटे तक हम खड़े रहते हैं, लाठियां, हम जब बीजेपी में लाठियां खा रहे थे तो आप यहां बैठ के हमारा समर्थन कर रहे थे, और हमने चुनाव में समर्थन दिया। आज हम खड़े रहेंगे 3-3 घंटे, जब लाखों लियो हमसे जुड़े हुए हैं, हम वहां खड़े होकर जाएंगे, हमसे मिलते नहीं है। और दूसरी बात, जो चुनाव से पहले जो वादा हुआ था, चाहे वो प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे टेक्निक हेल्पर हो, चाहे वो 2012 भर्ती का मामला हो, चाहे वो नर्सिंग भर्ती 2013 हो, 18 हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, जो तमाम जो मामले हैं, चाहे वो हम मांग करें पेपर लीक प्रकरण को लेकर सख्त कानून बने, हम बाहर राज्य का कोटा समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि जो तमाम जो भर्तियों की परीक्षा का कैलेंडर जारी हो। तो उन तमाम मांगों को लेकर अलग अलग विभागों की जो मांग थी, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, उन तमाम मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी है। आज फिर हर महीने, हर 2 महीने के अंदर आप धरना करने लगते हैं किसी मुद्दे को लेकर, ये कब तक चलता रहेगा? एक बार स्थायी समाधान होना चाहिए ना, विश्वास तो आप पर भी लोगों का होगा। आप धरना करते हैं, फिर स्थगित करते हैं, 20 दिन बाद फिर धरने पर बैठते हैं। देखो, एक चीज बताऊं, ये नेता लोग हैं, राजनीतिक पार्टी के पास बहुत फंड होता है जी, हम गरीब बेरोजगार हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते, और कोई शौक से धरने पे कोई नहीं बैठता, मजबूरी होती है, मजबूरी में बैठना पड़ता है। आज हम नहीं उठते ना तो लाठी चार्ज हो जाता, कहते थे कोरोना में बैठ गए जी, कानून का उल्लंघन कर दिया, इसलिए मुझे पता था कि मारेंगे, क्योंकि इनके पास बहाना था, इसलिए मुझे मेरे बेरोजगार को पिटवाने के लिए नहीं ले गया। तो आप मुफ्त में चले गए थे? नहीं, उस समय क्या, उससे नहीं, उस समय लटकाए, क्योंकि उस समय उन्होंने नेताओं ने हमें बिठाया था कि आप बैठिए, आपको मिलवाएंगे, तब हम बैठे रहे, अचानक धोखे से लटकाए। और आने वाले समय, क्योंकि अभी कोरोना का बहाना था, हमारे सब मेरे साथी को मुकदमा दर्ज करते थे, लेकिन जैसे कोरोना की स्थिति साफ होगी फिर किसी के बाप से नहीं उठेंगे, माँ प्राउड डालेंगे, हर पार्टी लड़ाई लड़ेंगे, उस समय लड़ेंगे। गंभीर है और आरोप भी मेरा गंभीर है आपके ऊपर। कोरोना गाइडलाइन तो जारी थी पहले से, जारी थी, आपने हजारों लोगों को बुलाया राजधानी जयपुर में, शाम को आप कहते हैं कि हम धरना स्थगित कर रहे हैं, वो सब वापस अपने घर जाएंगे, वो क्या लेकर घर जा रहे हैं, मुझे ये बताइए। सबकी सहमति से निर्णय हुआ। दूसरी बात, हमारा जो धरना की वजह से ही एक आदेश जारी किए गए, पहले क्यों नहीं जारी किया? जब हमने 1 तारीख को ही परमिशन मांग ली थी तो हमें पहले बता देना। अचानक कह रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन आदेश जारी कर दिया। भाई, आप चुनाव हो गए, रैलियां निकाल ली, जब बेरोजगारों के भविष्य का सवाल आया तो आपने आदेश जारी कर दिया। क्या आदेश है? आज बेरोजगार भूखा मर रहा है, हमारी मांग रखने के, हमारे मुख्यमंत्री अभिभावक तक बात रखने के लिए आए। और रही बात, आप ये कह रहे हो कि हम बार बार आते हैं, बार बार चले जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर घुस के देख नहीं सकते, आश्वासन दे, कुछ काम हो भी जाते हैं, कुछ कामों के लिए जब नहीं होते तो याद दिलाने के लिए वापस आना पड़ता है। मैंने एक मांग की है, न उपेंद्र यादव की आवश्यकता होगी, न बेरोजगार संघ की आवश्यकता होगी। आप नियम बना
दीजिए कि पीड़ित बेरोजगार संबंधित मंत्री और अधिकारी बैठ के समस्या को हल करेंगे। जिनकी एप्लीकेशन आएंगे बुलाएंगे, उपेंद्र यादव की आवश्यकता नहीं है, न बेरोजगार संघ की आवश्यकता है, उनको बुलाइए, उनकी पीड़ा कौन सुनेगा। आज मैं प्रतिदिन कार्यालय पे 100 से 50 लोगों की जन सुनवाई करता हूं। मेरे कार्यालय पे कल रीट 2018 के लोग धरना दे रहे थे मेरे खिलाफ कि हमारी आप मांग सरकार तक पहुंचाइए। ऐसे हालात हो गए क्योंकि आज मुझे सुनना पड़ा, आज इनको सुनना चाहिए। आप ऐसा आज ऐसे मतलब आप ये नियम लागू कर इस दीजिए वक्त चिकित्सा मंत्री का काम भी उपेंद्र कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का काम भी उपेंद्र कर रहे हैं, बेरोजगारों की मांग सुनने का काम भी उपेंद्र कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? और क्या हो रहा है? आज उनकी समस्याएं मांग पत्र मैंने यहां मीडिया के माध्यम से, धन्यवाद आप मीडिया वालों को, कम से कम मुख्यमंत्री तक, सरकार तक आवाज तो उठा रहे कि कोरोना में भी ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए, लेकिन आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। आप बना दीजिए ना, बेरोजगार अपनी बात रखे, बताइए, बना दीजिए। अगर समस्याओं का समाधान नहीं होगा और आश्वासन हर बार शीर्षासन करता नजर आएगा तो सरकार से भरोसा नहीं उठता है, मंत्रियों से भरोसा नहीं उठता है। कितनी बार तो उपेंद्र धरने पर बैठेगा, शिक्षा मंत्री जी ने बार अलग अलग बेरोजगार धरना देने आएंगे, समाधान क्यों नहीं होता? आरसी चौधरी जी, सुजानगढ़ के समय शिक्षा मंत्री जी ने स्कूल व्याख्या था कि 600 निवासी पद जोड़ने का वादा किया था कि मेरा फोन बजेगा, आज तक फोन नहीं बजा, इंतजार कर रहे हैं बेरोजगार। बताइए आप। विजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में और हमारे शासन में दोनों चीज देखिए। माननीय मुख्यमंत्री ने करने के बाद में बेरोजगार भत्ता दिया, हमने 517 करोड़ के करीब 2 साल के अंदर बेरोजगार भत्ता दिया। अनुप्रिया हमने शिक्षक कोचिंग के लिए योजना चलाई ताकि लोगों को कोचिंग दे सके, निःशुल्क कोचिंग। सुन लीजिए विजेंद्र जी, आपने बोले के लिए बोले का दीजिए, बोलने का वक्त दीजिए, ठीक है ना? मैं ये कहना चाहता हूं, ये रोजगार जो मांग रहे हैं, रोजगार जो मांग रहे हैं, कोविड के कारण, कॉलेज के एजुकेशन के कारण, बोर्ड के एग्जाम के कारण, कितनी बार 4 बार एग्जाम अगर पोस्टपोन्ड हुई तो ये तो पूरे सब चीजों ने देखा। लेकिन अगर इतनी संवेदनशीलता है तो मैं ये सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को और इनको ये वीडियो भी याद रखना चाहिए और ये बात भी कहनी चाहिए, बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोल रहे कि इन्हें कहेंगे कि मोदी जी ने जो वादा किया था उसके खिलाफ भी हम प्रदर्शन करेंगे। क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? ये बीजेपी के सामने क्यों नहीं बोल पाए? है ना, क्यों नहीं बोल पा रहे? अब ये जो चीज है ना, तमाम जो चीजें हैं और ये कहेंगे उपेंद्र यादव को ये याद होना चाहिए, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात नहीं कर रहा हूं। आपके साथ सवाल चौधरी गया था, शिक्षा मंत्री से बात की थी और आपने हमारा स्वागत किया था। ये ऐसा नहीं कि उपेंद्र यादव के लिए पूरी सरकार के जो दरवाजे हैं आप जब मर्जी हो 24 घंटे में जब जाएं तब खुले रहे। जब आप सुनवाई होगी, लेकिन आप अगर दबाव की राजनीति करना चाहें, दबाव की राजनीति नहीं, दबाव की राजनीति नहीं होगी। अच्छा, मुख्यमंत्री का आपसे संवाद कर सकते हैं, मुख्यमंत्री का आपसे बात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी पर आज विश्वास है, आज भी मुख्यमंत्री जी के विश्वास में धरना समाप्त किया है। आज भी मुख्यमंत्री मंत्रियों को विश्वास नहीं करता, मैं ना अधिकारी को विश्वास करता, लेकिन मुख्यमंत्री जी रुक जाइए आरसी चौधरी जी, रुक जाइए। उपेंद्र बहुत सीधा सवाल मैं कर रहा हूं, मुझे वो भर्तियां गिनाइए जिनमें परीक्षा हो चुकी है, जिनमें इंटरव्यू हो चुका है और सिर्फ नौकरी देना बाकी रह गया, मुझे वो भर्तियां गिनाइए सर। उपेंद्र, अच्छा, जब मैं बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन तब तो अच्छा लग रहा था, वाह भाई, और आप बुरा लग रहा हूं। सच के लिए लड़ूंगा, चाहे आप जेल में डलवा देना, लाठियां बरसा देना, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। सच के लिए लड़ाई लड़ूंगा, चाहे इसके लिए दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाना पड़े, जहां भी जाना पड़े बचाऊंगा। माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, ये डिबेट कोई व्यक्ति का डिबेट नहीं है, मैं आपसे बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं। वो भर्तियां गिनाइए जिनमें परीक्षा हो चुकी है, इंटरव्यू हो चुका है और सिर्फ कॉल लेटर आना है, ज्वाइनिंग लेटर आना है, वो कौन कौन सी अटकी हुई है? प्रयोगशाला सहायक भर्ती है, सिर्फ ज्वाइनिंग देनी है। हाँ, ज्वाइनिंग देनी है, 1530 है जो कैबिनेट में फाइल जानी है। इसके अलावा रीट वाले जो धरने बैठे हैं, 60 दिन से बीकानेर बैठे हुए हैं, कोर्ट में मामला 2018 पशु चिकित्सक भर्ती, सेफ्टी ऑफिसर, AAO, ये कोर्ट में अटकी पड़ी है। इसके अलावा जो स्कूल व्याख्याता भर्ती के 600 निवासी पद कम कर दिए गए, वो मामला है। इसके अलावा और भी जो नई भर्तियों की घोषणा की गई थी, पहले बजट में 6000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर भर्ती की घोषणा की गई, वो नहीं जारी हो पाई। इसके अलावा 2012 भर्ती का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में है, जो सरकार को कंप्यूटर भर्ती का सिलेबस के लिए शिक्षा मंत्री जी ने ट्वीट किया था, आज से मेरे हिसाब से 10 दिन पहले किया था कि अगले वीक में जारी हो जाएगा, वो वीक जाके दूसरा वीक जा रहा है, उसका सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ, विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। तो तमाम जो भर्तियों की पीटीआई भर्ती की मांग कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की, जो आज से मुझे याद है कि 2018 में 24 नवंबर 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की 3000 पदों पर, आज तक उसकी विज्ञप्ति फर्स्ट ग्रेड की नहीं आई है, न सेकंड ग्रेड का है, न पीटीआई फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड पीटीआई का ही है। और दंत चिकित्सक हो, चाहे वो रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन का मामला हो, चाहे फार्मासिस्ट का मामला हो, चिकित्सा बाकी तो दयनीय स्थिति है। और मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं, जांच करवा लीजिए, कई कर्मचारी फर्जी लोग नौकरी कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा नहीं रुक रहा। आज बेरोजगार रोता है कि मेरी भर्ती सही ढंग से होगी कि नहीं होगी, दलाली हो रही है भर्तियों में, आरपीएम से इनमें जांच की जाएगी तो कई अधिकारी भी लिप्त मिलेंगे, इसमें पारदर्शिता लानी चाहिए।
चाहिए। माननीय आज कानून की मांग कर रहा था मैं चाह रहा था बेरोजगार योग्य अभ्यर्थी को न्याय मिले, इसीलिए हम इकट्ठे हुए थे कोरोना में अपनी जान जोखिम में डालकर कि माननीय मुख्यमंत्री तक बात पूछे, क्योंकि मंत्री नहीं सुन रहे, अधिकारी नहीं सुने। मैं मुख्यमंत्री से जब भी मिला हूं उन्होंने जरूर कहा है कि आप जरूर गलत का खिलाफ आप आवाज उठाइए, इसलिए मैं आवाज उठाऊंगा मुख्यमंत्री तक। ठीक है, राखी राठौड़, विधानसभा है, विपक्ष है, वहां पर ये मांगे क्यों नहीं उठाई जाती? सड़कों पर मांगे क्यों नहीं उठाई जाती? जन आशीर्वाद यात्रा निकाल दी जाती है, अलग अलग संभागों में यात्रा निकाल दी जाती है, विधानसभा में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए जाते हैं या कहीं की वोट मांगे जाते हैं। बेरोजगारियों की मांगों को लेकर एक अभियान क्यों नहीं चलाया जाता? देखिए विजेंद्र जी, पहली बजट जो इनकी अनाउंसमेंट थी उसमें लगभग 75,000 अनाउंसमेंट, उसके बाद 52,000, उसके बाद 50,000 भर्ती करने का अनाउंसमेंट खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में किया। उसकी बात हर बार जब भी कभी विधानसभा का सत्र हुआ, आप चेक कर लीजिए सारी प्रोसीडिंग्स, हमारे नेताओं ने लगातार उस बात को उठाया है कि क्यों बेरोजगारों से जो वादा किया था। और आपने देखा इस डिबेट का, मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से उपेंद्र जी ने पूरी बात क्लियर कर दी है कि इन्होंने जिस पार्टी का जिसका समर्थन किया, जिस विचारधारा के साथ ये चले, आज ये क्या स्थिति हो गई। और ऐसी ही दशा पूरे राजस्थान के अंदर जनता की है, क्योंकि वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बेरोजगारों की अगर बात करें, भत्तों की बात अभी कर रहे थे, अभी आपने देख रहे हैं, अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि ऐसे लोग भी भत्ता उठा रहे हैं जिनकी की नौकरी लग गई है। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से चरमरा चुका है, उस पर कंट्रोल जो है सरकार का वो कहीं भी नहीं है। देखिए अभी आपने देखा कि जयपुर के अंदर बहुत सारी 8 महिलाएं तो जयपुर के अंदर हैं जो कि जिनको भत्ता मिल रहा है। एक्चुअली भत्ता का अनाउंसमेंट जो इन्होंने किया था, आते वक्त तो कहा कि 27 लाख लोगों को हम लोग बेरोजगारों को भत्ता देंगे। आने के बाद में इन्होंने 1,60,000 की कैपिंग लगा दी और उसके बाद इस विधानसभा की बजट मीटिंग के अंदर इन्होंने कहा कि 2 लाख लोगों की हम लोग बजट मतलब भत्ता देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ चौधरी जी से, पिछले 4 महीनों से आपने किसी को भी भत्ता नहीं दिया है। किस कारण से? योजना बन रही है, जैसे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में योजना बन रही है। मुझे मालूम नहीं कि इनकी योजनाएं कब खत्म होंगी, और तब तक 32 महीने निकलने के बाद भी सरकार के अगर योजना ही बन रही है तो मुझे लगता है किस बेसिस पर आप लोगों ने लोगों से वादा किया था। चौधरी जी, एक अंदर खाने जनता बात करती है नेताओं को लेकर कि काम से ज्यादा फिक्र करो और फिक्र से ज्यादा जिक्र करो। इन भर्तियों को लेकर मुझे लग रहा है यही चल रहा है। ऐसा नहीं चल रहा है विजेंद्र जी। 2013 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमने जिन भर्तियों की घोषणा की थी, 5 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, 13 से लेकर 18 तक, वो भर्तियां आज कांग्रेस की सरकार आने के बाद में 88,000 लोगों को नियुक्तियां पूर्ववर्ती सरकार की दी गई। उन्होंने जिस बजट की घोषणा का जिक्र किया है, 2019-20 के अंदर 75,000 की घोषणा की गई और 20-21 के अंदर 53,000 की घोषणा की गई। 1,28,000 की तमाम घोषणा की और इस घोषणा के बाद में 41,278 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। ये तो इनके लिए अच्छा मुद्दा है। ये तो मुद्दा बीजेपी के लोगों के बीच में जा नहीं सकती, बीजेपी लोगों से संवाद कर नहीं सकती, इनके नेता ना युवा में जा सकते, ना किसानों में जा सकते। ये तो आंदोलन करने वालों का आंदोलन जीवित करते हैं। हम कह रहे हैं लोकतंत्र जिंदा है, लोगों को अपना हक रखने का अधिकार मिल रहा है ना। वरना 10 महीने से जो किसान सड़कों पे, उसके साथ में संवाद कर लेते ना। इन्होंने संवाद का सिलसिला रोक दिया। जनवरी के बाद में कभी बात नहीं की। जो नौकरियां दी गई हैं वो तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया ने दिखाई है कि मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए गए हैं वो, जिनको नौकरियां मिली हैं। आज मेरा प्रोग्राम ही है जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो बेरोजगार हैं, जो भर्तियां अटके पड़ी हैं, जिनको इंटरव्यू के बाद सब कुछ हो चुका है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको आप ऐसा थोड़ी ना जस्टिफाई कर पाएंगे कि हमने उनको नौकरियां दे दिया तो इनको नहीं देंगे। विजेंद्र जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति को, अगर इन्हें ये पूछ लीजिए उपेंद्र जी से, 2016 की जो वेटिंग लिस्ट थी उसको दे दी गई, 2018 की थी वो दे दी गई, और जो नौकरी जिसको जारी की है उसको दिया गया है और शेड्यूल के हिसाब से दिया गया है। लेकिन जो भर्तियां अभी इसी जो रीट की है, वो तमाम जो एग्जाम है 50 लाख अभ्यर्थी देंगे, उनके अंदर नौकरियां मिलेगी और तमाम सब चीजें प्रक्रिया दी है। लेकिन कोविड के चक्कर में, अगर कोविड के कारण 2013 की 18 की तमाम ने जिक्र करना चाहा, आपको बताना चाहा, लेकिन आप ये चाहते हैं तो अगर बोलने का अवसर दीजिए। अगर मुझसे जवाब चाहते हैं तो बोलने का अवसर दीजिए। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहते हैं या उल्लेख कीजिए कि उस चीज की नहीं हुई, तो निश्चित रूप से संज्ञान में लाएंगे। आपकी डिबेट सार्थकता के तौर पे जानी चाहिए ताकि लोगों का हित हो सके, लोगों को भला हो सके। या तो मुझे बोलने का अवसर दीजिए। मैंने इन्होंने जिक्र किया, बजट की घोषणा का जिक्र किया, मैंने बजट की घोषणा की बात किया। मैं पूछ लेता हूं, बताइए कंप्यूटर शिक्षक भर्ती कब तक करेंगे? कंप्यूटर शिक्षक भर्ती संविदा पे आज तक चलती रही, भारतीय जनता पार्टी के समय से चली। अभी जो 10,400 जो कंप्यूटर शिक्षकों को भर्ती देनी है,
वो उसका जो सर्विस रूल्स है वो बनने हैं, वो बनने प्रक्रिया मैं भी कब तक कहा? आप मैं तो अधिकारी नहीं हूं, मैं कोई ब्यूरोक्रेट नहीं हूं कि आप ये कहें, आप किसी भी व्यक्ति से अगर ये कहें कि ये डेडलाइन परिस्थितियों के आधार पर होती है, निश्चित रूप से हो जाती, लेकिन अगर कोविड ना होता, अगर ऐसी परिस्थिति ना होती तो इन चीजों से जिक्र नहीं होता। कर लिए हैं और हर बार ये स्थगित हो जाते हैं, आश्वासन के बाद खत्म हो जाते हैं। जो मुद्दे इस वक्त हैं उनमें से सरकार तत्काल किन पर फैसला ले सकती है, फैसला लिया नहीं जा रहा है, ये बताइए। देखो, सरकार चाहे तो अभी जो आश्वासन हमें मिला है, प्रयोगशाला सहायक भर्ती की सूची इस महीने में 1534 की जारी हो सकती है। इसके अलावा टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति जारी मिला है जो आप कहेंगे मंत्री पूरा नहीं करते, अधिकारी पूरा नहीं करते। सीएम के जो स्पेशल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी से वार्ता हुई है और सीएम साहब से मिलवाने का भी आश्वासन मिला, उनकी तबियत सही होती है, हमें मिलवाएंगे। चाहे वो प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड 2012 का मामला हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे ऊर्जावा की टेक्निकल हेल्पर हो, और जो लगातार जो नई भर्तियों की मांग कर, चाहे पीटीआई को, तो उसमें आश्वासन मिला है, हमें बताया कि प्रोसेस में है और कुछ भर्तियों का मामला इस महीने में निपट जाएंगे, कुछ के अगले महीने में निपट जाएंगे। लेकिन बात सवाल है कि जैसे एसआई भर्ती में विवाद हुआ कि 3-3 दिन एग्जाम करवा रहे हैं, हम चाहते हैं एक दिन एग्जाम हो, हम चाह रहे परीक्षा केंद्र एक महिला को 500 किलोमीटर दूर दे रहे हैं, हम चाहते हैं फर्जीवाड़ों को लेकर कानून बने, हम चाह रहे भारत जी को कोटा समाप्त हो, हम चाह रहे बेरोजगार अभ्यर्थी अपनी बात रख सके। ये बिना बजट की बात है, ये चीजें भी हो, ये चीजें भी है। कह रहे हैं कि कुछ भर्तियां इस महीने हो जाएंगी, कुछ भर्तियां अगले महीने हो जाएंगी, जिनके लिए नहीं होगी फिर धरने बैठ जाएंगे। हाँ, यही मैं सुनना चाह रहा था कि अगली बार धरने पर कब फिर बैठ जाएंगे, जिन नहीं होगी इनके लिए बैठेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आरसी चौधरी जी, आपका भी शुक्रिया। राखी राठौड़ जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बेरोजगार के लिए सबसे बड़ा त्योहार वही होगा जिस दिन उसको रोजगार मिल जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द।